नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर तो उड़ने वाली कारें या फिर हाँ, या तो उड़ने वाली कारें और चमकदार शहर, या फिर दूसरी तरफ रोबोट्स का राज और दुनिया का अंत। बिल्कुल। ये तस्वीरें आती कहाँ से हैं? आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो भविष्यवाणियां नहीं करती, बल्कि हमें भविष्य के बारे में सोचने का एक बेहतर तरीका, एक नया चश्मा देती है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। किताब का नाम है कुड शुड माइट डोंट और इसके लेखक हैं निक फॉस्टर। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि फॉस्टर कोई भविष्यवक्ता नहीं बल्कि एक डिजाइनर है जिन्होंने गूगल, नोकिया और सोनी जैसी जगहों पर काम किया है। ओह, तो एक प्रैक्टिकल नजरिया है। हाँ, उनका मानना है कि हम सब भविष्य के बारे में सोचने के कुछ तयशुदा तरीकों में मतलब कुछ पैटर्न्स में फंस गए हैं और ये किताब उन तरीकों को पहचानने और उनसे आगे देखने के लिए एक तरह का टूल किट है। तो चलिए इसी टूल किट को खोलते हैं। आज का मिशन है भविष्य के बारे में हमारी सोच को चैलेंज करना और उसे एक ज्यादा शार्प, ज्यादा प्रैक्टिकल नजरिया देना। तो सबसे पहले ये किताब असल में है किसके लिए? मतलब जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये हर उस इंसान के लिए है जो एआई, क्लाइमेट चेंज और इस तरह की बड़ी-बड़ी टेक्निकल और सोशल बदलावों की हेडलाइन से घिरा हुआ महसूस करता है। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे जानकारी का एक तूफान है और ये किताब उस तूफान में एक कंपास की तरह काम करती है। हाँ, और मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि ये उन लोगों के लिए तो ज़रूरी है ही जो इनोवेशन, स्ट्रैटेजी या डिज़ाइन जैसी फील्ड्स में काम करते हैं। ये उन्हें सिखाती है कि सिर्फ एक कूल आइडिया बना देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके दूर तक जाने वाले असर के बारे में सोचना भी उतना ही ज़रूरी है। मतलब सिर्फ क्या नहीं, बल्कि क्यों और उसके बाद क्या। एग्जैक्टली। पर असल में ये ख्याल उस इंसान के लिए है जिसके अंदर थोड़ी भी क्यूरियोसिटी है, जो चीज़ों की सतह के नीचे जाकर समझना चाहता है कि असल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके सबसे दमदार हिस्से पर, इस किताब से मिलने वाले बड़े सबक। चलिए एक एक करके इन फ्रेमवर्क्स को समझते हैं। बिल्कुल। पहला वाला शायद वो है जिसे हम सबसे ज्यादा पहचानते हैं, कुड फ्यूचरिज्म। ये संभावनाओं की दुनिया है ना? बिल्कुल। कोड यानी क्या हो सकता है। ये भविष्य की वो तस्वीर है जो चमकदार, आशावादी और बेहद रोमांचक होती है। जैसे किसी ऑटो शो में रखी कॉन्सेप्ट कार। हाँ, या किसी टेक कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया डेमो। साइंस फिक्शन फिल्में इसकी सबसे बड़ी मिसालें हैं, जैसे माइनॉरिटी रिपोर्ट फिल्म में टॉम क्रूज हाथों के इशारों से। ओ हाँ, वो वाला सीन मुझे याद है। हाँ वही। तो वो जो कंप्यूटर चलाते हैं वो कुड का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये हमें दिखाता है कि टेक्नोलॉजी से क्या-क्या संभव हो सकता है। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये एक तरह का विज्ञापन है ना? ये हमें एक ऐसी पॉलिश्ड दुनिया बेचता है जो असलियत से बहुत दूर होती है। पर्दे पर सब कुछ इतना सीमलेस लगता है। एग्जैक्टली। ये एक परफॉर्मेंस है। इसमें आपको परफेक्ट लोग, परफेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं, लेकिन असल दुनिया में चीजें मेसी होती हैं। आपको माइनॉरिटी रिपोर्ट का वो किस्सा पता है? शूटिंग के दौरान टॉम क्रूज को अपने हाथ घंटों तक हवा में रखकर वो सीन करने पड़ते थे। अच्छा। हाँ, इससे उनके कंधों में इतना दर्द होने लगा कि उन्हें बार बार ब्रेक लेकर फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती थी। अरे बाप रे। जो पर्दे पर इतना एफर्टलेस दिखा, असल में वो बहुत दर्दनाक था। कुड फ्यूचरिज्म हमेशा असलियत के मेसी पार्ट्स को छुपा लेता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये मुझे मेटावर्स की शुरुआती हाइप की याद दिलाता है। डेमोज में हमें खूबसूरत अवतार, खूबसूरत वर्चुअल दुनिया में घूमते दिखते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शुरुआती यूजर्स का अनुभव क्या था? भारी भरकम हेडसेट, अटपटे ग्राफिक्स और बिना पैरों वाले कार्टून। सही कहा। कुड हमेशा असलियत से ज्यादा साफ सुथरा होता है। तो कुड हमारी कल्पना को उड़ान देने के लिए जरूरी है, पर हमें याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक हाईलाइट रील है, पूरी फिल्म नहीं। बिल्कुल सही। तो अगर कुड एक चमकदार सपना है, तो लेखक का दूसरा फ्रेमवर्क शुड एक तरह का फरमान लगता है। जैसे भविष्य ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। हाँ, शुड फ्यूचरिज्म भविष्य को एक तयशुदा मंजिल की तरह पेश करता है, एक फिक्स प्लान की तरह। बिल्कुल। या तो किसी मजबूत विचारधारा पर आधारित होता है या फिर जिसे हम हार्ड डेटा कहते हैं उस पर। जैसे किसी राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र जो कहता है कि हमारी नीतियां देश को इस सुनहरे भविष्य तक ले जाएंगी, या फिर किसी कंपनी की सालाना रिपोर्ट जो चार्ट्स और ग्राफ्स के जरिए ये दावा करती है कि अगले 5 साल में मार्केट इसी दिशा में जाएगा। लेकिन यहीं पर थोड़ा संदेह होता है। विचारधारा एक तरफ,
पर जब कोई डेटा और ग्राफ्स के साथ बात करता है तो वो ज्यादा भरोसेमंद लगता है। क्या डेटा पर आधारित भविष्यवाणियां गलत हो सकती हैं? यही तो सबसे बड़ा पेच है, सबसे बड़ा जाल है। डेटा अक्सर उतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता जितना हमें लगता है। लेखक अमेरिका में ऊर्जा की खपत के अनुमानों का उदाहरण देते हैं जो दशकों तक लगातार गलत साबित होते रहे हैं। अच्छा। एक और मजेदार उदाहरण याद है, कर्व टीवी। ओह हाँ, मुझे याद है कुछ साल पहले मैं खुद एक कर्व्ड टीवी खरीदने की सोच रही थी क्योंकि विज्ञापनों और टेक रिव्यूज ने मुझे यकीन दिला दिया था कि टीवी का भविष्य यही होना चाहिए। बिल्कुल, हर कंपनी की प्रेजेंटेशन में यही दिखाया जाता था। आज वो कहाँ है? कहीं नहीं, मार्केट से लगभग गायब। एग्जैक्टली। दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल है कि उसे किसी एक शुड के खांचे में फिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारे पास सपनों वाला कुड है और दावों वाला शुड है। तीसरा फ्रेमवर्क माइट मुझे ज्यादा स्ट्रेटेजिक लगता है। शतरंज के खिलाड़ी की तरह जो हर चाल के बाद की कई संभावनाओं के बारे में सोचता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। माइट फ्यूचरिज्म का मतलब है सिनेरियो प्लानिंग। अगर ऐसा हुआ तो हम शायद ये करेंगे। अच्छा। अगर हमारा कॉम्पिटिटर ये प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो हमारा जवाब शायद ये होगा। सेना और बड़ी कंपनियां इसका बहुत इस्तेमाल करती हैं। जैसे शीत युद्ध के दौरान। हाँ, रैंड कॉर्पोरेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने परमाणु युद्ध के हजारों संभावित सिनेरियोज का विश्लेषण किया था ताकि हर बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रह सकें। पर क्या ये एक तरह का बहुत महंगा और जटिल अंदाजा लगाने का खेल नहीं है? मतलब अगर आपकी शुरुआती जानकारी ही गलत है तो आपके सारे सिनेरियोज बेकार हो जाएंगे। और आपने इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बता दी। इसे गार्बेज इन गार्बेज आउट का सिद्धांत कहते हैं। आपके परिदृश्य उतने ही अच्छे होंगे जितनी अच्छी आपकी शुरुआती जानकारी होगी। इसका एक क्लासिक उदाहरण है 1960 के दशक की CIA की रिपोर्ट। उसमें क्या था? उनकी खुफिया जानकारी के मुताबिक सोवियत संघ के पास सैकड़ों परमाणु मिसाइलें थीं। अमेरिका की पूरी रणनीति सालों तक इस मिसाइल गैप को भरने पर टिकी रही। ओह। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि उनके पास सिर्फ 4 मिसाइलें थीं। सिर्फ 4? सिर्फ 4। सोचिए, एक गलत जानकारी ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की पूरी रणनीति को सालों तक कैसे प्रभावित किया। माइट बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये इनफैलिबल नहीं है। ये वाकई चौंकाने वाला है। अब आते हैं चौथे फ्रेमवर्क पर, जो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है और जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। डोंट फ्यूचरिज्म। हाँ, यानी हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये उस आवाज की तरह है जो पार्टी में मजा खराब कर देती है, पर शायद सबसे जरूरी बात कह रही होती है। बिल्कुल, ये सावधानी, नैतिकता और जिम्मेदारी की आवाज है। ये सवाल पूछती है, एक मिनट रुको, क्या हमने इसके नतीजों के बारे में सोचा है? फ्रैंकेनस्टीन की कहानी या ब्लैक मिरर जैसा शो, ये सब डोंट फ्यूचरिज्म के बेहतरीन उदाहरण हैं। सही। वो हमें हर नई चीज के अनचाहे और बुरे परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इनोवेशन की दुनिया में ऐसी आवाजों को अक्सर नकारात्मक या एंटी प्रोग्रेस कहकर चुप करा दिया जाता है ना? हाँ, ये होता है। जो डोंट कहता है उसे अक्सर वो इंसान माना जाता है जो सबको पीछे खींच रहा है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। लेखक एक बहुत ही जबरदस्त असल दुनिया का उदाहरण देते हैं। कौन सा? 20वीं सदी की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर की सबसे बड़ी समस्या थी घोड़ों की लीद। अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, सड़कें भरी रहती थीं, बीमारियां फैल रही थीं। कार को एक साफ सुथरे आधुनिक समाधान की तरह पेश किया गया और उसने लीद की समस्या को हल कर भी दिया। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? वायु प्रदूषण, ट्रैफिक जैम, सड़क दुर्घटनाएं, शहरों का फैलाव, समस्याओं का एक नया सेट जो शायद पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल था। सही बात है। डोंट वाला नजरिया हमें हर नई चीज के लिए ये पूछने पर मजबूर करता है, एंड देन व्हाट, और फिर क्या होगा। और अब आते हैं 5वीं और आखिरी बात पर, जिसने मेरे लिए इस किताब का सार बदल दिया। जब मैंने पहली बार पढ़ा द फ्यूचर इज मंडेन, यानी भविष्य साधारण होता है, तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। मुझे लगा, क्या भविष्य रोमांचक होना चाहिए? जेट पैक, स्पेस ट्रैवल, साधारण क्यों? ये जानबूझकर चौंकाने वाला विचार है। फॉस्टर का तर्क ये है कि हम भविष्य के बारे में सोचते हुए यूटोपिया यानी स्वर्ग या डिस्टोपिया यानी नरक जैसी बड़ी बड़ी तस्वीरों में इतने खो जाते हैं कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि भविष्य असल में आता कैसे है। मतलब वो किसी बड़े धमाके के साथ नहीं आता, वो धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की साधारण जिंदगी में घुल मिल जाता है। और यहीं पर वो सीरियल का डिब्बा वाला उदाहरण आता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसे समझाइए, क्योंकि वो मेरे लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट था। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि साल 2050 का एक सीरियल का डिब्बा हमें भविष्य के बारे में एक उड़ने वाली कार से ज्यादा बता सकता है। ये कैसे? जरा सोचिए, उस डिब्बे पर लिखी सामग्री की लिस्ट हमें कृषि तकनीक,
जेनेटिक मॉडिफिकेशन और सप्लाई चेन्स के बारे में बताएगी। ठीक है। उस पर बना न्यूट्रिशन का चार्ट हमें पब्लिक हेल्थ की चिंताओं और सरकारी नियमों के बारे में बताएगा। डिब्बे का मटेरियल हमें पर्यावरण और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा। और उस पर बना कार्टून कैरेक्टर, हाँ, वो हमें उस दौर की मार्केटिंग, मीडिया और कल्चर के बारे में बताएगा। भविष्य का पूरा ताना बाना उस एक साधारण सी चीज में छिपा है। ये कमाल का नजरिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये सोचने के बजाय कि एआई से बने रोबोट कब हमारे घर के काम करेंगे, हमें ये देखना चाहिए कि एआई हमारे किराने की दुकान के बिल, हमारे बच्चों के खिलौनों या हमारे बिजली के बिल को कैसे बदल रहा है। असल भविष्य वहीं छिपा है। एग्जैक्टली। भविष्य कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें हम एक दिन पहुंच जाएंगे। भविष्य वो माहौल है जिसमें हम जिएंगे, और वो माहौल लाखों ऐसी ही साधारण मंडेन चीजों से बनता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मेरे लिए ये किताब भविष्य के बारे में सोचने के लिए एक मानसिक टूल किट की तरह है। बिल्कुल। ये हमें भविष्य के बारे में किए जा रहे दावों का सिर्फ एक पैसिव कंज्यूमर होने से बचाकर एक एक्टिव और क्रिटिकल थिंकर बनाती है। हाँ, अगली बार जब कोई आपके सामने भविष्य की कोई भव्य तस्वीर पेश करे, चाहे वो किसी कंपनी का नया प्रोडक्ट हो या किसी नेता का कोई बड़ा वादा, तो आप रुककर पूछ सकते हैं कि ये कौन सा भविष्य है? हाँ, ये कुड, शुड, माइट या डोंट में से कौन सा भविष्य है? और इससे भी जरूरी सवाल, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म में कैसा दिखेगा? इससे ज्यादा ये सोचें कि ये एक आम किराने की दुकान में कैसा दिखेगा। ये छोटा सा बदलाव हमें भविष्य को बेहतर ढंग से समझने और बनाने में मदद कर सकता है। और आखिर में यह हमें याद दिलाता है कि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है जो बस हमारे साथ हो जाएगी। ये आज हमारे छोटे बड़े फैसलों से ही बन रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसके बारे में ज्यादा गहराई से, ज्यादा जिम्मेदारी से सोचें तो हमारे पास इसे बेहतर बनाने की ताकत है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।